आज की इस वीडियो में आप बच्चों के लिए खास बात ये है कि ये जो आज हम चैप्टर करेंगे वो क्लास 12 ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो जुलाई में आपका रिवाइज सिलेबस आया है सेशन 2020 और 21 के लिए, तो उसके अंदर आपके यूनिट 4 में से दो चैप्टर थे वो दोनों ही डिलीट कर दिए गया। अब आपको सिर्फ यूनिट 5 में से एक ही चैप्टर है जिसका नाम है मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है अपने ज्योग्राफी के कि हमारा सिलेबस 2020 और 21 वाला कैसा है, आपके बारे में क्या पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देखिए। आप अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आपके सारे डाउट उस वीडियो में क्लियर कर दिए है मैंने। तो आज की इस वीडियो में हम आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं। ये आपका पहले 10वां लेसन हुआ करता था, लेकिन जब से आपके सीबीएसई की तरफ से कुछ लेसन डिलीट हुआ है तो अब ये सीधा 7 नंबर पे आ गया और यही आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने इस लेसन को, जिसका नाम है मानव बस्ती यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चैप्टर का ओवरऑल कंटेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कि क्या होती है बस्तियां और बस्तियों का वर्गीकरण, साथ ही बस्तियों के प्रकार के बारे में जानेंगे, और जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा ग्रामीण बस्तियों से रिलेटेड। तो पार्ट 1 में हम ग्रामीण बस्तियों के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो उसका नगरीय बस्तियों से होगा। इससे क्या आएगा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करना है, टारगेट करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक समझ सके। तो आइए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले बस्तियों के बारे में ही। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक ट्रैप। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको इस चैप्टर में ये सीखने को मिलेगा जो मनुष्य यानी हम जो है, जो हमारा निवास स्थान है वह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार का देखने को मिलता है, और साथ ही किस आधार पर वर्गीकृत किए गए यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इनके अंदर कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है मानव बस्ती। तो इसके अंदर लिखा है अकॉर्डिंग टू यू। अब आप पूछोगे कि ये ऐसा क्यों है, तो आप ही के अनुसार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपके अनुसार मानव बस्ती की क्या परिभाषा हो सकती है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आने वाली स्लाइड में मानव बस्ती का अर्थ आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ आप अपनी लैंग्वेज में उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे हम देखेंगे टॉप फीचर्स के बारे में कि इस लेसन में जो हम पार्ट 1 कर रहे हैं उसके अंदर हमें क्या क्या मेन पढ़ना पड़ेगा। जैसे ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, ये हमारा टॉप फीचर में इंक्लूडेड है। और की पॉइंट की बात की जाए तो इस लेसन में बस्तियों के प्रकार और बस्तियों के प्रतिरूप होता है उसका पैटर्न, कि किस आधार पे बस्तियों को बनाया गया है। और आगे हम देखते हैं एग्जाम टाइप टॉपिक के बारे में, तो हमें इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा विकासशील देशों में नगरीय और ग्रामीण बस्तियों की जो समस्याएं होती है वो कौन कौन सी होती है। ये हमारा इस लेसन का सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, तो जो कि हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ये था आपका इस लेसन का ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं उपनगरीयकरण। देखिए ये जो आपका टॉपिक था, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 92 पे आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा एक बॉक्स के अंदर। ये पूरे लेसन में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है ग्रामीण और नगरीय की। अब ये एक अलग से निकल के आया, उसका नाम है उपनगरीयकरण। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े नगरों के पास यानी समीप मतलब होता है पास, छोटे छोटे नगरों का बस जाना ही उपनगर कहलाता है, जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता यानी क्वालिटी की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसी को हम उपनगरीयकरण कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी भीड़ भड़के वाली महानगरों से निकल के क्या करते हैं, एक ऐसे हिल स्टेशन रखते हैं, अपना मकान लेते हैं, अपना फ्लैट लेते हैं, ताकि वह नेचर का अच्छे तरीके से आनंद ले सके। तो इसलिए वह क्या करते हैं, एक ऐसी जगह पर अपना निवास स्थान चुनते हैं जो कि शहर से काफ़ी दूर होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। आगे हम जानते हैं मानव बस्ती का अर्थ, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। मैंने यह क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था आपसे सिंपल लैंग्वेज में कि आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार दोगे। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करूं तो वह क्या कहती है कि बस्ती जो होती है वो मनुष्य के आवासों के उस संगठित निवास स्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अथवा प्रयोग करने वाले भवनों यानी घर तथा उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों को सम्मिलित किया जाता है यानी कि इंक्लूड किया जाता है। तो एक सिंपल सी भाषा यही है कि मनुष्य कहाँ रहता है, अपने घरों में रहता है। ये जो घर होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, बहुत सारे लोग गांव में भी रहते हैं, और बहुत जने कस्बों में भी रहते हैं। कस्बे मतलब टाउन्स में रहते हैं।
अब एक सवाल ये आता है कि आपको पता है कि शहर का नाम शहर क्यों रखा गया, गांव का नाम गांव क्यों रखा गया, या फिर कस्बे का नाम कस्बा क्यों रखा गया, किस आधार पे इनके नाम डिसाइड किए गए? तो क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर उठेगा। तो इसका आंसर आपको आने वाली स्लाइड में जरूर मिलेगा, आप बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। आगे हम देखते हैं बस्तियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे बस्तियों के प्रकार 2 टाइप्स की है। पहला है शांत बस्ती, दूसरा है प्रकीर्णन बस्ती। नाम काफी अटपटे से है, बट जितना नाम इनका अटपटा सा है उतना ही इनका मीनिंग काफी इजी है। आइए जानते हैं सबसे पहले शांत बस्ती को। तो इसे इंग्लिश में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की बस्ती में क्या होता है कि जो घर होते हैं वह एक दूसरे के काफी निकट होते हैं, यूं कहा जाए काफी पास पास होते हैं। भूमि कम होने के कारण इनका जो आकार होता है वो कम होता है। ऑब्वियसली जब भूमि कम होगी यानी लैंड जो कम होगा तो आकार भी क्या होगा, साइज जो है वो भी छोटा देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, वो उपजाऊ मैदान वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। अब वहीं दूसरी तरफ प्रकीर्णन बस्तियों की बात की जाए तो देखिए इस प्रकार की बस्तियों में क्या होता है, जो मकान होते हैं, घर होते हैं, वह दूर दूर होते हैं और खेतों के द्वारा एक दूसरे से वह अलग होते हैं। सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल, बाजार, बस्तियां, इनके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं वो खासकर ऐसे ही प्रकीर्णन बस्तियां वहां पे हमें देखने को मिलती है। सो ये दोनों काफी सिंपल सी थी, इसके अंदर कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। आगे हम बात करते हैं बस्तियों के वर्गीकरण के ऊपर। तो देखिए बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पे किया गया है। एक है नगरीय बस्तियां, दूसरी है ग्रामीण बस्तियां। तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नगरीय बस्तियों के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। तो नगरीय बस्तियों के अंदर जो व्यवसाय होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे उद्योग जो होते हैं यहाँ पे ज्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाती है, प्रधानता इनकी होती है। व्यापार भी काफी बड़े मात्रा में किया जाता है। अब व्यापार छोटे पैमाने का भी होता है यानी लघु पैमाने का, और बड़े पैमाने का भी यानी दीर्घ पैमाने का। और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी प्रशासन होता है वो ही काफी फैला हुआ होता है। तो दूसरा इसका कार्य क्षेत्र। अगर कार्य क्षेत्र की बात करूं तो नगरीय बस्तियों में क्या होता है, ज्यादातर जो कार्य क्षेत्र होता है वो निर्मित क्षेत्रों में होता है। निर्मित क्षेत्र वो होते हैं जहां पे कोई एक भवन बनाया गया और उसी के अंडर में वो जो क्षेत्रफल गिना जाता है उसे हम निर्मित क्षेत्र कहते हैं। आकार की बात करूं तो नगरीय क्षेत्रों में आकार जो होता है वो बड़ा देखने को मिलता है। और चौथा है सुविधाएं। तो जो फैसिलिटीज है यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, वहाँ लोगों को अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत कम लैंड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और इसका कारण यही है कि लोग यहाँ पे अपना रोजगार, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, इन सभी को बेहतर तरीके से अपना सके। अगर प्रधानता की बात की जाए यानी प्रेफरेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंडरी और थर्ड एक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नगरों के अंदर उद्योगीकरण सबसे ज्यादा होता है। और तृतीय क्रिया, अभी मैंने लास्ट लेसन में आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तृतीय क्रिया से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको समझाए थे, तो आई बटन में लिंक दे रखा है, तो वहां से क्लिक करके आप इसका प्रीवियस चैप्टर देख सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर समस्या की बात की जाए तो नगरीय बस्तियों में समस्याएं तो बहुत है। कुछ उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन जो है वो है पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे औद्योगिकरण ज्यादा होता है, जिसके कारण जो वातावरण है उसके अंदर जहरीली गैसों का मिल जाना, धूल मिट्टी, परिवहन, ये सारे क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को काफी बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार नगरीय बस्ती में ये चीजें, समस्याएं काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। आइए जानते हैं दूसरी तरफ ग्रामीण बस्तियों के बारे में। अगर यहाँ व्यवसाय की बात की जाए तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन जो होता है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। कृषि और पशुपालन इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, और कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्रिया का एक भाग होता है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे लोग गांव से बाहर अपना कार्य क्षेत्र संभालते हैं, क्योंकि जो भी उत्पादन करते हैं वह शहरों की तरफ ही जाता है। इस कारण गांव से बाहर इनकी सारी कार्य क्षेत्र को गिना जाता है। आकार में ये छोटे देखने को मिलते हैं, और सुविधाएं यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो कंपेयर करने पे नगरीय बस्तियों से काफी कम देखने को मिलती है। और इसी कारण यहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वो भी कम देखने को मिलता है, यानी कि एरिया काफी बड़े होते हैं लेकिन लोगों का निवास जो होता है वो काफी दूर दूर तक होता है। इस कारण जनसंख्या घनत्व भी कम देखने को मिलता है। और प्रेफरेंस की जब बात की जाती है, प्रधानता की, तो यहाँ पर आपकी प्राथमिक क्रियाएं, वही प्राइमरी एक्टिविटी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर समस्या की बात की जाए तो
ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें अभाव देखने को मिलता है, यानी कमी देखने को मिलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के। तो आई होप आपको दोनों ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो नगरीय आधार पर किस तरीके का है और ग्रामीण आधार पर किस तरीके का है। आगे हम पढ़ते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों के बारे में, यानी कि रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। तो प्रतिरूप मतलब होता है पैटर्न, यानी उसके आकार किस टाइप के होते हैं बस्तियों के। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों का जो प्रारूप होता है, पैटर्न होता है, वो यह दर्शाता है कि जो मकानों की स्थिति है वो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसी आधार पे ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किया गया 3 आधार पे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले विन्यास के आधार पे। तो विन्यास के आधार पे जैसे आपको जो गांव देखने को मिलेंगे वो मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे, पठारी क्षेत्रों में भी, तटीय क्षेत्रों में भी, वनीय क्षेत्रों में भी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी। अगर ग्रामीण बस्तियों के कार्य की बात की जाए तो यहाँ पर लोग कृषि से संबंधित, मछुआरों से संबंधित, लकड़हारों से संबंधित और पशुपालकों से संबंधित ज्यादा काम में बिजी रहते हैं। अगर बस्तियों की बात की जाए आकृति के आधार पे, तो इसमें क्या होता है, आकृति के आधार पे इसमें ज्योमेट्री आकृतियां ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेखीय, आयतकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी और वाई के आकार की, चौक पट्टी, दोहरे ग्राम, ये सारे क्या है, बस्तियों की आकृति के उदाहरण है। और यही वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये किस आकार की बस्ती है। तो मैं आपको सभी आकृतियों के बारे में एक करके समझाता हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ आ सके, और इमेज का भी मैं इसके अंदर यूज करूंगा और दिखाऊंगा कि रेखीय, वृत्तीय, तारे, टी और वाई, चौक पट्टी, दोहरे ग्राम, ये बस्तियां होती है जो इनका आकार होता है किस प्रकार का होता है। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बस्तियां आकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय प्रतिरूप के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की बस्ती में जो मकान होते हैं वह सड़कों, रेलवे लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो रेखा जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, और आप साइड में देखोगे तो ये क्या है, रेलवे लाइन की लाइन जा रही है। तो इस प्रकार की बस्तियां को हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। दूसरी हम देखते हैं आयतकार। तो आयतकार क्या होता है, यानी रेक्टेंगल, तो जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो बस्तियां होती है ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती है, पर्वतीय घाटियों में ज्यादा देखने को मिलती है। ये क्या होती है, समतल होती है, यानी फ्लैट होती है, और चौड़ी भी देखने को हमें मिलती है, जो कि एक दूसरे को समकोण पे काटती है, कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तीसरी हम बात करते हैं वृत्ताकार। तो देखिए इस प्रकार की जो बस्तियां होती है वह झीलों और तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बसी हुई होती है और काफी विकसित भी होती है। विकसित होने का कारण यह है कि यहाँ पे जो सिंचाई की मात्रा होती है, यानी जल की जो सप्लाई होती है, वो काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। चौथी हम पढ़ते हैं तारे के आकार की बस्तियां। तो देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ पर कई मार्ग आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं और उन मार्गों के सारे मकान बने हुए होते हैं। यह प्रकार की जो बस्तियां होती है वो तारे आकार की कहलाती है, वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पांचवी हम पढ़ते हैं टी और वाई के आकार के प्रतिरूप वाली बस्तियां। तो देखिए टी और वाई आकार वाली जो बस्तियां होती है वो क्रॉस आकार की होती है, जिसके अंदर टी जो होता है, टी आकार की जो बस्तियां होती है वह सड़क के तिराहे पर विकसित की जाती है, यानी त्रिकोणीय स्थान पे। और जबकि वाई आकार की जो बस्तियां होती है वह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं, यानी कि जो 2 रास्ते हैं वो 3 रास्तों से मिल रहे हैं। क्रॉस आकार की जो बस्तियां होती है वो चौराहे पर शुरू होती है, फैलना आरंभ कर देती है। तो इन प्रकार की बस्तियों को टी और वाई आकार की बस्तियां कहा जाता है। लास्ट जो है वो है दोहरे ग्राम वाली बस्तियां। तो देखिए ये बस्तियां क्या होते हैं, नदी के दोनों साइड देखने को आपको मिलती है, तो इसी प्रकार से दोहरे ग्राम वाली बस्तियों का नाम दिया जाता है। तो आई होप आप आकृतियों के आधार पर जो बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है कि जो इनकी आकृति होती है किस किस प्रकार की होती है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन बस्तियों के जो आकार है, जो पिक्चर है, वो आपको माइंड में सेट करना जरूरी है। एग्जाम में आपके सामने पिक्चर ही दे दी जाती है, वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पिछले कुछ एग्जाम में आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला है जल की आपूर्ति, यानी कि वाटर सप्लाई। देखिए क्या होता है कि जो ग्रामीण बस्ती होती है वो ज्यादातर कहाँ बसी हुई होती है, वह घने क्षेत्रों में, नदियों, झीलों, झरनों इत्यादि के पास में बसी हुई होती है। तो इस कारण वहाँ पे जल जो होता है इन बस्तियों के लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। जल क्या काम करता है, जल सिंचाई का भी काम करता है। जल लोगों की प्यास बुझाने से लेकर खाना बनाने से लेकर उनके वस्त्र धोने तक काम आता है। तो इस कारण लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसी जगह पे निवास करते हैं जहाँ पे जो
जल है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो भारत के जो उत्तरी मैदानी के क्षेत्र है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और साथ ही एक चीज और, जल जो होता है वो नाव की यात्रा करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें लोग नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भी यात्रा करते हैं। तो ये पहला था ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा हम जानते हैं भूमि यानी कि लैंड के बारे में। तो देखिए भूमि में क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वो ज्यादातर बसने के लिए एक ऐसे भूमि का चुनाव करता है जहां पर वह भूमि क्या हो सके, उपजाऊ हो सके, ताकि वह अपना कृषि का जो कार्य है वह अच्छे तरीके से कर सके। अगर भूमि ही बंजर होगी तो वहां पे कृषि अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में से दूसरा है भूमि। तीसरी हम बात करते हैं उच्च भूमि के क्षेत्र यानी कि अपलैंड। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मानव हमेशा उस क्षेत्र का चुनाव करता है जो कि उच्च भूमि पे बने होते हैं। इसका क्या कारण है, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि बाढ़ का आना, सुनामी का आना, तो इससे बचने के लिए जो उनके मकान है सुरक्षित रह सके, तो वह इसलिए उच्च भूमि क्षेत्रों का चुनाव भी करते हैं। तो ये भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में से गिना जाता है। चौथा हम पढ़ते हैं गृह निर्माण सामग्री यानी कि शेल्टर। तो देखिए मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की भी उपलब्धता एक बड़ा कारक मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लकड़ी, पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और मनुष्य अपनी बस्तियों को वहाँ पे बसाता है। पांचवा हम जानते हैं सुरक्षा के बारे में यानी डिफेंस। तो सुरक्षा सबका अधिकार होता है, तो इसलिए मनुष्य एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव करता है कि वह युद्धों से या फिर राजनीतिक सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ों से दूर रह सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। तो इस कारण सुरक्षा भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में गिनी जाती है। और लास्ट है नियोजित बस्तियां यानी कि प्लान सेटलमेंट। तो ये जो बस्तियां होती है वो सरकार के द्वारा तय की जाती है कि सरकार एक टेंडर निकालती है जिसके अंदर नियोजित बस्तियों का प्लान, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसके आधार पे बस्तियों को बनाया जाता है जहाँ पे लोग आके निवास करते हैं। तो इसलिए नियोजित बस्तियां भी ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में गिनी जाती है। तो ये थे आपके 6 पॉइंट ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों में से। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं इस लेसन के पार्ट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों की समस्या कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दूषित जल के बारे में। आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि जो जल होता है वह शहरों की तुलना में इतना मीठा नहीं हो पाता। इस कारण वो ज्यादातर जल वहाँ पे खारा देखने को मिलता है, जिस कारण लोगों को डायरिया जैसी समस्याएं होती है। दूसरा है बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आना। देखिए गांव जो होते हैं काफी खुले खुले होते हैं और ज्यादातर वे नदी किनारे बसे होते हैं, तो इस कारण क्या होता है कि बाढ़ जैसी समस्याएं और सूखा जैसी समस्याएं वहां पे आती रहती है। तीसरा है सिंचाई सुविधाओं की कमी। तो देखिए कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की काफी आवश्यकता होती है। जब वर्षा नहीं हो पाती तो किसानों का काफी लॉस होता है, जिस कारण वे अपनी अच्छे तरीके से कृषि नहीं कर पाते। चौथा हम देखते हैं स्वास्थ्य की कमी, जो कि काफी कॉमन सा है। आपने भी देखा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। कुशल डॉक्टर वहाँ पे अच्छे नहीं हो पाते, जिस कारण उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है वो है शिक्षा की कमी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो परिवार होते हैं वे अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते और स्कूल के अंदर इतनी अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती। अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो ऐसे सुधार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी मोटे तौर पे बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कमी अभी भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये थे आपके ग्रामीण बस्तियों से संबंधित कुछ समस्याएं जो कि काफी कॉमन सी थी और आपको पता भी थी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इस टॉपिक के साथ हमारा इस लेसन का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। आइए जान लेते हैं क्विक रिकैप में कि हमने कौन कौन से टॉपिकों को अच्छे तरीके से समझा था। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको उपनगरीकरण क्या होता है। तो ये वही होता है कि जहाँ पे लोग क्या होते हैं गाँव और नगर से दूर कहीं एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वह भीड़ भड़के वाली चीज से क्या रह सके, दूर रह सके। तो उस प्रक्रिया को उपनगरीकरण कहते हैं। उसके बाद हमने बस्तियों के प्रकार को जाना था, जिसके अंदर 2 प्रकार की बस्तियों की बात की गई थी। पहली थी संत, दूसरी थी प्रकीर्ण। तो संत वाली क्या थी, जो जहाँ पे मकान पास होते हैं, और प्रकीर्ण वाली क्या थी, जहाँ पे मकान दूर दूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने जाना था बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण और नगरीय आधार पर, और उसके बाद हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों के बारे में जाना था। प्रतिरूप के अंदर जो हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा था वो था आकृतियां, की जो बस्तियां होती हैं उनकी आकृति किस किस आधार पे होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, टी और वाई आकार की, दोहरे ग्राम की, ये सारे क्या थे उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे।
उसके बाद हमने ग्रामीण बस्तियों का प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था, और लास्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था ग्रामीण बस्तियों की समस्या, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी थी। तो ये था हमारा ओवरऑल इस चैप्टर का क्विक रिकैप। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो ये था हमारे इस लेसन का ओवरऑल जो पार्ट 1 था, वो हमारा पूरा टारगेटेड था ग्रामीण बस्तियों से संबंधित। अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे नगरियों के बारे में। तो आपकी एक्सरसाइज होमवर्क के लिए यही है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है सिर्फ वहां तक जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। नगरीय क्षेत्र वालों को आपको अभी नहीं पढ़ना। जब मैं आपको नगरीय क्षेत्र वाला पार्ट करवाऊंगा तो अब आपको वो करना पड़ेगा, और साथ ही आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी अच्छे से देखने हैं ताकि आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके। तो इसी टॉपिक के साथ हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है। आपने इतनी डेडिकेशन के साथ जो वीडियो देखी, ओह माय गॉड, अब आपने इतना देख ही लिया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट जरूर करेगा, और शेयर करना ना भूलेगा। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इस लेसन के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको कोई पर्सनल इंक्वायरी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप यहाँ पर मेरे को फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी भी एक चीज़ रह गई है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।